ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस अधिकारी हैं, एसडीएम के तौर पर तैनात हैं। पर क्या वो डिसमिस हो सकती हैं? व्यभिचार के आरोप में क्या कोई पीसीएस अधिकारी डिसमिस हो सकता है? देखिए, आरोप जब तक प्रूव नहीं होता तब तक कोई आदमी दोषी नहीं बनता, और जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं बनता तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। पहली बात तो यह समझिए। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको दोषी पाया भी जाता है तो उसके बाद उनके ऊपर आईपीसी का तो कोई सेक्शन नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि व्यभिचार जो है वो इलीगल नहीं है और व्यभिचार कोई क्राइम नहीं है, तो इसलिए वो क्राइम भी उन्होंने नहीं किया। मगर जो सर्विस है, जो सरकारी नौकरी है, उसके कंडक्ट रूल्स की अवहेलना हो सकती है। अगर डिपार्टमेंट इसे देखे और यह दोष साबित हो तो उन्हें सर्विस से टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। कुल मिलाकर एक पीसीएस अधिकारी को संविधान में प्रोटेक्शन है आर्टिकल 311 के तहत। मगर दूसरी तरफ जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं अलग अलग राज्यों के और साथ में ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, उनके तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है। जय हिंद। ज्योति मौर्य के मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट्स तो आ रही हैं, मगर इसमें रूमर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अफवाहें बहुत ज्यादा आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ज्योति मौर्य को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ कह रहे हैं बर्खास्त कर दिया गया, यानी डिसमिस कर दिया गया। सच्चाई क्या है वो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, मगर अभी यह जानना जरूरी है कि एक पीसीएस अधिकारी को अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एडल्ट्री या हिंदी में कहें तो व्यभिचार के आरोपों में अगर डिसमिस किया जाता है तो कौन सा कानून है जो कि एक पीसीएस अधिकारी को नौकरी से बाहर करवा सकता है, यह जानना जरूरी है। देखिए, ऑल इंडिया सर्विस रूल आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए बना हुआ है, जिसमें बाकायदा कई चीजें लिखी हैं। मगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, उसके तहत कई बातें लिखी हैं। मगर खास तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्यभिचार या फिर एडल्ट्री, इसको लेकर सीधे तौर पर कोई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर आम तौर पर जब ऐसे मामले सामने आए हैं, पास्ट में भी आए हैं, भूतकाल में भी आए हैं, तो उस समय एक क्लॉज है जिसका इस्तेमाल किया गया है। वो क्लॉज मैं आपको बताता हूं। यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स में क्या लिखा हुआ है? एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट एट ऑल टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी, यानी कि हर समय एक सरकारी नौकर अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करेगा और अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी और डिवोशन रखेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स कंडक्ट हिमसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक और इंप्लाइड ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें यह है कि हर समय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो सरकार के आदेशों का पालन करेगा और जो भी आदेश उस समय इंप्लीमेंट होंगे उनके अकॉर्डेंस, उनके तरीके से हमेशा काम करेगा। अब जो भूतकाल में, जब पास्ट में ऐसे मामले देखे गए तो उनमें कई जगह इस क्लॉज का इस्तेमाल किया गया। इंटेग्रिटी, ये शब्द समझिए। इंटेग्रिटी का मतलब एक तरह से आप अपनी ड्यूटी के प्रति कितने ज्यादा ईमानदार हैं, कितने ज्यादा इंटेग्रिटी आपके अंदर है, और इसके साथ ही यहां पर मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज वो आपके साथ आ जाती हैं। तो ये जो क्लॉज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। मगर पास्ट में क्या हुआ है, इस तरह के केसेस क्या सामने आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, ज्योति मौर्य वो पीसीएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश में है, तो इसमें ऑल इंडिया सर्विस रूल्स नहीं चलते। अब जो मैंने उत्तर प्रदेश के रूल्स बताए हैं, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स जो हैं 1968 के, उसमें रूल 3, रूल 8, ये सब बात करते हैं कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में। ऑल इंडिया सर्विस रूल इंप्लीमेंट होते हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारी या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी पर, मगर वो एक पीसीएस अधिकारी पर इंप्लीमेंट नहीं होंगे। पीसीएस अधिकारी पर स्टेट के सिविल सर्विसेज रूल ही इंप्लीमेंट होंगे, और हर जगह इंटीग्रिटी की बात तो सीधे तौर पर की गई है। मगर एक चीज समझना जरूरी है, ज्योति मौर्य पर अभी सोशल मीडिया देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, हर जगह आरोप लगे हैं। आरोप जब किसी पर सिद्ध होता है वो तभी दोषी बनता है, उससे पहले वो सिर्फ आरोपी होता है। Until and unless those allegations have been proved, only then that person turns into guilty. तभी वो एक गिल्टी बनता है, तभी वो एक दोषी, एक दागी बनता है। तो फिलहाल आरोप लगे हैं, मगर पास्ट में इस तरह के कितने और कैसे मामले सामने आए हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा।
एक एग्जाम्पल है एक आईपीएस अधिकारी का और दूसरा एग्जाम्पल है वो एक उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी का है। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं क्योंकि हम पीसीएस अधिकारी की बात कर रहे हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में किसी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी की एग्जाम्पल दी जा सकती है। देखिए, एक आईपीएस अधिकारी हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, मगर उनका मामला सामने आया था। शादी हुई थी उनकी 2005 में और वो भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट में ऑडिटर के तौर पर तैनात थे। उसके बाद साल 2008 में घर में बच्चे का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है, खुशियां आती हैं और उसके ठीक बाद देखिए, लड़की की किस्मत कह लीजिए या इस आईपीएस का भाग्य कह लीजिए, उसके बाद 2009 में ये इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट हो जाते हैं, आईपीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं। घर में खुशियों का माहौल था, मगर इसी बीच जो कुछ हुआ वो सब अच्छा नहीं था। 6 अक्टूबर 2009 को इन्होंने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। उसके बाद ये केस कोर्ट में चलता रहा और इन्होंने एक महिला से संबंध बना लिए। महिला से जब संबंध स्थापित हुए, उसके बाद 14 मई साल 2011 में एक लड़के का जन्म हुआ। यह लड़के का जन्म पहली पत्नी से नहीं हुआ, बल्कि उस महिला से हुआ जिसके साथ इन्होंने संबंध स्थापित किए थे। 14 मई 2011 को लड़के का जन्म होता है और ये उस महिला के साथ खुले तौर पर रहना शुरू कर देते हैं। मगर 21 दिसंबर 2013 का दिन आता है जब इनकी डाइवोर्स की जो पिटीशन इन्होंने 2009 में लगाई थी कोर्ट में, वो पिटीशन कोर्ट रद्द कर देता है। यानी कोर्ट ने डाइवोर्स भी नहीं दिया, वहीं दूसरी महिला से संबंध कायम कर लिए, उससे भी लड़के का जन्म हो गया। पहली पत्नी से लड़की का जन्म पहले ही हो चुका था, तो अब एक लड़की पत्नी के साथ और दूसरा लड़का वो उस औरत के साथ जिसके साथ संबंध स्थापित किए। अब इसके बाद जब मामला प्रकाश में आया तो इनके खिलाफ इंक्वायरी की गई डिपार्टमेंट की ओर से। ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 के रूल 8 का हवाला दिया गया और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जा रही थी। अब 25 जनवरी 2017 को एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया पूरे मामले की जांच करने के लिए। उस इंक्वायरी ऑफिसर ने तकरीबन 6.5 महीने के बाद यानी 14 जुलाई 2017 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और रिपोर्ट में इस अधिकारी को दोषी बताया। जिसके बाद ज्यादा समय नहीं लिया, डिपार्टमेंट ने कुछ जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स होती है उसके बाद 19 फरवरी साल 2019 को इन्हें नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, यानी बर्खास्त कर दिया गया। अब जब इस आईपीएस अधिकारी को नौकरी से डिसमिस किया गया तो इस अधिकारी ने इंक्वायरी ऑफिसर पर ही सवाल खड़े कर दिए और यह कहा कि यह इंक्वायरी ऑफिसर करप्ट है, जिस पर खुद करप्शन के एलिगेशन लगे हों तो वो मेरी जांच सही कैसे कर सकता है। इसके बाद ये जो ऑर्डर है डिसमिसल का वो कोर्ट में चैलेंज किया गया इस आईपीएस अधिकारी के द्वारा। और जो आपको बता दें, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, वो कैट में जा सकते हैं यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, और अगर कोई पीसीएस अधिकारी है तो वो एसएटी उसमें जा सकते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। ये कैट में चले गए, मामला दर्ज किया और कैट में अपनी बातों का हवाला दिया। इन्होंने फिर वही बात की कि इंक्वायरी ऑफिसर यहां पर सही नहीं था। कोर्ट ने भी अपनी जो एनालिसिस था उसमें यह पाया कि जो भी इंक्वायरी ऑफिसर ने रिपोर्ट दी थी उसमें ज्यादातर पिछली जजमेंट्स का हवाला दिया गया था, इंटेग्रिटी शब्द की जो है परिभाषा दी गई थी। मगर इस अधिकारी को जब बुलाया गया तो अधिकारी के आने के बाद उसने क्या बयान दिया, क्या तथ्य निकलकर सामने आया और किस आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई, वो ज्यादा बातें नहीं की गई। ये कोर्ट ने अपने फैसले में पाया और उसके बाद अदालत ने फाइनली इनको सर्विस में रीइंस्टेट करने का फैसला किया और कंसर्न डिपार्टमेंट को, अथॉरिटीज को कहा कि इन्हें वापस सर्विस में जाने दिया जाए, सर्विस में अपॉइंट किया जाए। उसके बाद ये सर्विस में वापस आए भी और 2 साल तकरीबन ये सर्विस से बाहर रहे जब इन्हें टर्मिनेट किया गया था। और इस दौरान जो भी बातें अदालत में सामने आई वो अपने आप में एक ऐतिहासिक पक्ष और ऐतिहासिक केस के तौर पर प्रस्तुत की गई। यह था एक आईपीएस अधिकारी का मामला। दूसरा मामला है गोरेलाल वर्मा। गोरेलाल वर्मा उत्तर प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर तैनात थे। पत्नी उनकी थी जिससे अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, मगर अचानक से क्या होता है, वो एक महिला के साथ संबंध बना लेते हैं और उस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान उनके 3 बच्चे भी होते हैं। 3 बच्चे होते हैं और ठीक ठाक ये खुलेआम अपनी लाइफ जी रहे थे। मगर इस बीच जब ये तथ्य सामने आए, इनकी वाइफ ही ये मामला सामने लेकर आई, तो उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। अब उत्तर प्रदेश में भी कंडक्ट रूल्स हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1956। अब उसके तहत ये मामला टेकअप किया जाना था। इसके साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये टेकअप किया जाना था और किया भी गया।
इस मामले में डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई की गई और 2020 में 31 अगस्त के दिन इन्हें नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया, यानी डिसमिस कर दिया गया। अब इसके बाद ये अदालत पहुंचते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनकी ओर से कई तथ्य रखे गए कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे माफ कर दिया जाए, मगर इसके साथ ही इन्होंने एक रेफरेंस दिया केस का। वो रेफरेंस था अनीता यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश केस का, जो कि 2 मई 2016 की जजमेंट थी। उसमें इन्होंने कहा कि अगर अनीता यादव को इस ग्राउंड के ऊपर छोड़ा जा सकता है, एडल्ट्री के ग्राउंड पर छोड़ा जा सकता है, तो मुझे क्यों नहीं माफ किया जा सकता। अदालत मुझ पर रहम करे और मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की है, कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। और अदालत ने फाइनली इस मामले में उनको रिलैक्सेशन भी दिया। अब जो अनीता यादव का मामला था उसके बारे में भी कोर्ट में बात हुई। अनीता यादव का जब मामला था, जब उसमें जजमेंट हुई थी, तो अनीता यादव की ओर से जो कोर्ट में तर्क दिया गया था वो एक और केस का दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया था श्रवण कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो केस था उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर श्रवण कुमार को रिलैक्सेशन मिल सकती है तो अदालत मुझ पर भी रहम करे। तो इस तरह से अनीता यादव को भी इस मामले में जो है रिलैक्सेशन मिला था। श्रवण कुमार को पहले मिल चुका था। इसके बाद गोरेलाल ने भी इसी केसों के, इन्हीं केसेस के रेफरेंसेस देते हुए जो अदालत के सामने अपना पक्ष पेश किया और अदालत को लगा कि गोरेलाल का गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद अथॉरिटीज को अदालत ने यह जजमेंट में अपना लिखा कि आप इन्हें कोई छोटी पनिशमेंट दे सकते हैं, छोटी सजा दे सकते हैं, मगर टर्मिनेशन जैसी, नौकरी से निकालने जैसी, रिमूवल जैसी बड़ी सजा नहीं दे सकते। उसके बाद गोरेलाल सर्विस में वापस आ गए। अदालत ने साथ में यह भी कहा कि जिस समय, जो अवधि में गोरेलाल सर्विस से टर्मिनेट रहे हैं, उस अवधि की सैलरी उन्हें नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर यह जजमेंट गोरेलाल वर्मा के लिए एक बड़ी राहत थी। अब एक बार फिर से लौट कर आते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और मनीष दुबे के इस ट्रायंगल वाले केस के ऊपर। इस केस में प्रेजेंट जो फैक्ट्स हैं, जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, उनके मुताबिक अभी तक आरोप ही चल रहे हैं। पहला मामला जो वो चल रहा है आपसी विवाद का, डाइवोर्स का केस चल रहा है। जो दूसरा आरोप ज्योति मौर्य पर है वो है एडल्ट्री का, यानी व्यभिचार का, किसी दूसरे पुरुष के साथ शादीशुदा होने के बावजूद संबंध स्थापित करने का। और तीसरा आरोप है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लग सकता है, अगर वो प्रूव हो जाए तो उसके बाद डिसमिस भी हो सकते हैं। तो जो दूसरा आरोप मैंने बात की व्यभिचार की, उसके ऊपर सर्विस से क्या टर्मिनेट किया जा सकता है, क्या डिसमिस किया जा सकता है, यह टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सेक्शन होता था आईपीसी का, सेक्शन 497, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में। अब सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी ये कहता क्या है? Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, such intercourse not amounting to the offense of rape, is guilty of the offense of adultery and shall be punished। यानी कि जो व्यक्ति किसी दूसरी महिला, जो व्यक्ति शादीशुदा है, किसी दूसरी महिला के साथ संबंध रखता है, तो वो एडल्ट्री का दोषी माना जाएगा, मगर रेप का नहीं। दूसरी चीज इसमें कही गई थी कि वाइफ शैल नॉट बी पनिश्ड एज अबेटर, यानी कि पत्नी को अपराधी नहीं माना जाएगा अगर वो किसी और के साथ इंटरकोर्स करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बड़ी दलीलें दी गई, आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऐतिहासिक फैसला लिया, 497 को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को कहा कि हम इसे स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और ये आदमी को एक मास्टर के तौर पर, फैमिली इंस्टीट्यूशन में मास्टर के तौर पर प्रेजेंट करता है, बिल्कुल भी सही नहीं है और इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स का जो है वो उल्लंघन भी होता है, इसलिए इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने वो बड़ी जरूरी कही, वो ये थी कि ये जो लॉ है ये तो हम स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, मगर एडल्ट्री जो है, जो व्यभिचार है, या किसी दूसरी महिला के साथ जो संबंध है, या किसी दूसरे पुरुष के साथ जो संबंध है, वो डाइवोर्स का आधार होंगे। अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में अगर कानून जो है 497 निरस्त हो गया है, मगर अगर व्यभिचार के आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें इजीली डाइवोर्स मिल सकता है, ये चीज है। मगर आलोक मौर्य डाइवोर्स नहीं चाहते हैं, तो इस मामले में यह भी चीज हल्की पड़ती साबित दिखाई देती है। अब दूसरी चीज ये सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि ये जो मामला है हम ये निरस्त कर रहे हैं, मगर जो व्यभिचार है, जो एडल्ट्री है, वो आर्म्ड फोर्सेस पर लागू नहीं होगी। तो आर्म्ड फोर्सेस में आज भी, यानी आर्मी में आज भी, नेवी में, एयरफोर्स में आज भी अधिकारियों को एडल्ट्री के आरोप में सजा मिलती है
उन्हें डिमोट भी किया जाता है, उनके इंक्रीमेंट भी रोके जाते हैं और कई लोग सर्विस से डिसमिस भी किए गए हैं। फिलहाल ज्योति मौर्य का जो मामला है वो आरोप प्रत्यारोप पर ही टिका है। फैक्ट्स अभी तक इतने ही रिपोर्टेड फैक्ट्स सामने आए हैं। जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे उसकी जो टर्मिनोलॉजी है और टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा। जय हिंद।